हेलो फ्रेंड्स, K2 क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मुरली मनोहर और रीट और पटवारी को टारगेट करते हुए हम जनरल साइंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम कोशिका के पार्ट 2 के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। एक बार पिछले एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसके ऊपर रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कोशिका झिल्ली को देखा। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कहाँ होती है, किससे बनी हुई होती है और इसके क्या क्या काम होते हैं, यह सभी हमने देखा। कोशिका भित्ति को भी देखा। कोशिका झिल्ली फैट और लिपिड से बनी हुई होती है, जबकि कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी हुई होती है। फिर इसके बाद हमने प्रोटोप्लाज्म को देखा, जिसको हिंदी में जीव द्रव कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। कोशिका के अंदर जो भी उसके विभिन्न अंग हैं, ऑर्गेनल्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं कि उसके अंदर कितने अंग होते हैं। तो सबसे पहला है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों को हमने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था। फिर आते हैं केंद्रक, जिसे अंग्रेजी के अंदर न्यूक्लियस कहते हैं, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी इकाई और लाइसोसोम। इन चारों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो केंद्रक है, इसके अंदर अलग अलग और पार्ट हैं। पहला पार्ट है केंद्रक झिल्ली, दूसरा है केंद्रक द्रव, केंद्रिका, राइबोसोम, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन फाइबर। इन सभी को हम जब केंद्रक पढ़ेंगे आज, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेंट्रोसोम, प्लास्टिड और वैक्यूल्स, ये 3-4 और ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं। इनको हम अगले वाले एपिसोड के अंदर पूरा करेंगे। आज हम लोग किस किस को निपटाएंगे यह भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को देखेंगे, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, गोल्गी बॉडी को देखेंगे और ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। प्रोटीन क्या है और अमीनो एसिड क्या है, यह भी एक बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोटीन टॉपिक है या प्रोटीन जो है, यह हर एक टॉपिक के बीच में आएगा। जैसे सेल के अंदर हर जगह प्रोटीन आएगा, उसके बाद DNA, RNA और क्रोमोसोम वगैरह जो भी हैं, इनके अंदर भी प्रोटीन आएगा। और जब हम न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यह प्रोटीन आएगा। यह सब दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अच्छा खासा दमखम लगा के हम इनको एक एक करके निपटाएंगे तो ये 1-2 ही बचेंगे, जिनको हम कल देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन और अमीनो एसिड क्या होता है। प्रोटीन को समझने के लिए हम 5 रुपये के सेलो पेन का एग्जाम्पल लेते हैं। यह पेन कैसा फंक्शन करेगा, इसका काम कैसा होगा, ये किस पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब, यह पेन जो भी वाक्य लिखेगा वो वाक्य किस रंग का होगा, यह सब निर्भर करेगा कि उस पेन के अंदर जो इंक है उसका रंग कैसा है। तो अगर उस पेन के अंदर जो इंक है वो ब्लू कलर की होगी, तो जो भी हम उससे लिखेंगे वो भी ब्लू नज़र आएगा। लेकिन हम इसमें एक बदलाव करते हैं कि ये जो इंक है, इस इंक का रंग बदल देते हैं और एक साथ 3 कलर की इंक डालते हैं। जैसे सबसे पहले नीचे हम डालते हैं रेड कलर की इंक, फिर डालते हैं ग्रीन कलर की इंक और फिर डालते हैं येलो कलर की। तो जब हम इस पेन से लिखेंगे तो सबसे पहले रेड कलर के अंदर ही लिखा जाएगा जो भी लिखेंगे, और जब यह ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ग्रीन कलर आएगा और उसके बाद येलो कलर। तो कोई पेन किस वक्त किस रंग में लिखेगा, यह उस पेन के अंदर भरी हुई अलग अलग रंग की स्याही की सीक्वेंस या क्रम पर निर्भर करेगा। अगर पहले लाल रंग है तो लाल लिखावट होगी, फिर उसके बाद हरी लिखावट होगी और बाद में पीली लिखावट होगी। और अगर स्याही की वो सीक्वेंस को बदल दिया जाए तो पहले और बाद में कौन से रंग की लिखावट आएगी, यह भी बदल जाएगा। जैसे ऊपर ये 2 एग्जाम्पल मैंने अलग से बना रखे हैं। अगर ये पहला एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें पहले ग्रीन आएगा, फिर रेड आएगा, फिर येलो आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो तो इसके अंदर पहले येलो, फिर हरा और फिर रेड। तो किसी भी पेन का फंक्शन या कार्य किस चीज़ पर निर्भर करता है। एक तो उसके अंदर जो इंक है वो कैसी है, दूसरी बात उस इंक की सीक्वेंस कैसी है। तो दोनों चीज़ों के ऊपर इसका फंक्शन डिपेंड करता है। और इसी चीज़ को प्रोटीन और अमीनो एसिड के अंदर हम अप्लाई करेंगे तो वो चीज़ भी हमको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगी। पहले एक बार ये प्रोटीन की जो शक्ल है ये देख लेते हैं कि कैसा नज़र आता है। यह लेफ़्ट साइड के अंदर जो ये इमेज है हमारे पास, इसके अंदर यह प्रोटीन की एक चेन है। प्रोटीन असल में क्या होता है, अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं, उनकी एक चेन होती है। इस चेन के अंदर खूब सारा अमीनो एसिड मिलते हैं और फिर प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
यह राइट साइड वाली इमेज देखो एक बार, इसके अंदर है, यह एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर खूब सारा अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड मिलकर ये पूरा एक चेन बना रहे हैं और यही जो चेन होती है इसको प्रोटीन कहते हैं। इस चेन के अंदर नीचे देखो तो पता चलेगा कि 4 अमीनो एसिड को बता रखा है, इनकी सीक्वेंस बता रखी है। पहले ये आएगा, उसके बाद यह, फिर यह और फिर यह। मान लो कि ये जो प्रोटीन अपने को नज़र आ रहा है यह अपने शरीर के अंदर किसी, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं उसका पाचन करने के अंदर यह प्रोटीन काम में आता है और उसकी सीक्वेंस यह है। अगर इसमें से इस अमीनो एसिड को उठा के इस जगह रख दिया या इसको उठा के इस जगह रख दिया तो इसकी पूरी सीक्वेंस बदल गई। तो जैसे ही यह सीक्वेंस बदली, यह प्रोटीन क्या काम करता है, वो प्रोटीन का वो काम भी बदल जाएगा। जो काम पहले ये कर रहा था कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम था, अब ये बदल के कोई ग्रोथ हार्मोन बन जाएगा। तो कहने का मतलब किसी प्रोटीन के अंदर खूब सारा अमीनो एसिड होते हैं और उनकी एक सीक्वेंस होती है, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो ये सीक्वेंस जैसे ही बदली उसका काम भी बदल जाता है। अब टेक्निकली प्रोटीन और अमीनो एसिड क्या होता है वो देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह और ये सब। तो प्रोटीन एक जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल है जो अमीनो एसिड की चेन है। अमीनो एसिड के खूब सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये अमीनो एसिड भी कई प्रकार के होते हैं। और कोई प्रोटीन क्या काम करेगा इसका निर्धारण इस आधार पर होता है कि वह कौन से अमीनो एसिड से बना है और उसकी सीक्वेंस क्या है, उसका क्रम क्या है। तो जैसा अमीनो एसिड होगा और जैसा उसका क्रम होगा, सीक्वेंस होगी, वैसा ही प्रोटीन होगा और वो वैसा ही काम करेगा। खूब सारे अमीनो एसिड होते हैं और उनकी खूब सारी अलग अलग सीक्वेंस होती है और ऐसे अलग अलग प्रोटीन का निर्माण होता है और वो अलग अलग काम करते हैं। यह जो प्रोटीन है और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की जो चेन है, इस चेन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी, कहने का मतलब पहले कौन सा अमीनो एसिड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। इस चीज़ की जो जानकारी है वह सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर स्टोर होती है और इसी को कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कोड लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई होती है, कूट भाषा के अंदर लिखी हुई होती है। तो हमने देख लिया कि कई प्रकार के, कई तरह तरह के प्रोटीन होते हैं और उनके कई अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो एक बार मैं आपको इसके कुछ एक फंक्शन बता देता हूँ। जैसे प्रोटीन है तो ये एंजाइम के रूप में भी काम में आता है। तो जो पाचक एंजाइम होते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसका पाचन करते हैं, उसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स जो काम में आते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन से ही एंटीबॉडी भी बनते हैं। यह अगर हमारे शरीर के अंदर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर वो बन रहे हैं सही तरीके से, तो हम जो भी खाएंगे उसका सही रिजल्ट मिलेगा। और अगर हमारे शरीर के अंदर यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं हैं या वो सही से नहीं बन रहे हैं तो फिर जो भी हम खाएंगे उसका सही से रिजल्ट मिलेगा नहीं। और दूसरी बात जो है, प्रोटीन से ही एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एंटीबॉडीज़ मैंने इसका एक अलग एपिसोड बनाया था इम्यून सिस्टम के ऊपर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, उसको एक बार ज़रूर देखें। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, ये बाहर से जो भी रोगजनक हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं उनसे हमारे शरीर का बचाव करते हैं ये एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ भी प्रोटीन से बनते हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका फर्स्ट पार्ट जो एपिसोड है उसके अंदर हमने देखा कि कोशिका की जो संरचना है, जो उसकी झिल्ली है, वो प्रोटीन से बनती है। शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनको भी यह प्रोटीन ही कंप्लीट कराता है। लगभग 4000 ऐसी नॉन रिएक्शंस हैं जिनको प्रोटीन ही कंप्लीट करवाता है। तो इस तरह हमारा पूरा शरीर ही प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब प्रोटीन पूरा हो गया है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लो। सेल के अंदर यह सेंटर के अंदर होता है और यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यह क्रोमेटिन फाइबर होता है और उसके जो अंदर भी जो सबसे सघन या कंडेंस्ड जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका कहते हैं। तो यह इसके अलग अलग पार्ट हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो यह है राइबोसोम। तो यह न्यूक्लियस सेल के अंदर कहाँ होता है यह हमने देख लिया है। और अब इसके ऊपर जो साधारण जो बातें हैं उनको हम देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस जो वर्ड है इसका मतलब होता है बीज, और इसकी जो खोज की है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि पूरी सेल के अंदर जो भी काम होता है
जो भी प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो ये न्यूक्लियस करता है। इस न्यूक्लियस के अंदर खूब सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जिसके अंदर पहली चीज़ है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जब हमने प्रोटोप्लाज्म को देखा था तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो पार्ट थे, एक तो था साइटोप्लाज्म और एक था न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो था जो न्यूक्लियस को छोड़ के सेल के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल था वो साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल था वो था न्यूक्लियोप्लाज्म। यह न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद अगला जो हमारा पार्ट आता है वो है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? यह राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम क्या करता है? वो प्रोटीन बनाता है। यह केंद्रिका के अंदर क्या होता है कि आरएनए का स्टोर होता है। फिर यह जो है यह है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन दो चीज़ों से बना हुआ होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। यह बिल्कुल एकदम फाइबर जैसा, तंतु जैसा, धागे जैसा नज़र आता है, और ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। जब सेल डिवीज़न होता है तो ये क्रोमेटिन और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और ज़्यादा सघन हो जाता है, और इसी से फिर क्रोमोसोम बनता है। और फिर हमारे पास है न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर ये नज़र आ रहे हैं। तो जब भी राइबोसोम बन जाता है तो वो राइबोसोम इन न्यूक्लियर पोर से बाहर की तरफ निकल के न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। और फिर है न्यूक्लियर एनवलप, इसे केंद्रक आवरण कहते हैं। केंद्रक आवरण क्या करता है कि जो न्यूक्लियस है, केंद्रिका है, और जो केंद्रक है, इस केंद्रक को बाहर की सभी चीज़ों से सुरक्षित रखता है। एक प्रकार से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोशिका के अंदर जो ये राइबोसोम है जिसको केंद्रिका बनाता है, इस राइबोसोम के फंक्शन के ऊपर ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो राइबोसोम असल में क्या है? राइबोसोम एक ऐसा अंग है इस कोशिका का जिसका निर्माण करता है केंद्रिका, और फिर जब यह बन जाता है तो यह न्यूक्लियर पोर, इसकी सहायता से ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, तो इसको प्रोटीन सिंथेसिस का काम दिया गया है। तो कोशिका के अंदर जो भी प्रोटीन निर्माण का काम है वो यह राइबोसोम करता है। राइबोसोम के भी दो यूनिट होते हैं, एक स्मॉल राइबोसोम और एक लार्ज राइबोसोम। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जो mRNA है इसको रीड करते हैं और उसके कोड को स्टडी करते हैं, और उसी के हिसाब से प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। जब डीएनए और आरएनए वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसी के अंदर हम लोग राइबोसोम को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका रोल उस तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अभी तक प्रोटीन देख लिया, केंद्रक न्यूक्लियस देख लिया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होते हैं एक बार हम देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो स्ट्रक्चर है यह वाला, यह स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यह न्यूक्लियस से शुरू होता है और जो कोशिका झिल्ली है यहाँ तक यह फैला हुआ होता है। और इसके ऊपर जो ये नज़र आ रहे हैं यह हैं राइबोसोम। तो दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पहला तो है स्मूथ और दूसरा है रफ। तो जो न्यूक्लियस के जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है यह है रफ, इसके ऊपर राइबोसोम जो चिपके हुए हैं इसी कारण इसको रफ कहते हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए नहीं हैं इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है यह हम लोग देख लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रिया के अंदर जो राइबोसोम बनते हैं वो न्यूक्लियर पोर छिद्र में से बाहर आके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर बैठ जाते हैं, और ये राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं उस प्रोटीन को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोल्ड करता है और उस प्रोटीन को गोल्जी इकाई को भेजता है। गोल्जी इकाई क्या है यह अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद उसी को हम स्टडी करेंगे। तो जो प्रोटीन गोल्जी इकाई द्वारा मॉडिफाई हो चुका होता है उसको भी ये वापस लेके आता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन को फोल्ड करना और गोल्जी बॉडी तक भेजना, और जो वहाँ पे भेज चुका है और वो मॉडिफाई हो गया है उसको वापस भी लेके आता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि यह सब काम करने की एनर्जी कहाँ से आती है।
तो जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेल के अंदर कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है। उसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो उस एटीपी को खर्च करके सेल के अंदर सभी पार्ट अपना सब काम करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम हो गया यहाँ पे। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। इसको स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सतह है, सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नज़र नहीं आता। राइबोसोम किस पे नज़र आता है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। उसको रफ इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है। इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं। कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसकी लोकेशन हो गई। काम क्या करता है? ये लिपिड या वसा का निर्माण करता है और फॉस्फोलिपिड का निर्माण करता है। फॉस्फोलिपिड वापस आ गया। फॉस्फोलिपिड वो चीज़ है जिससे कोशिका झिल्ली बनती है। इसके अलावा यह स्टेरॉइड्स का भी निर्माण करता है। स्टेरॉइड्स हार्मोन होते हैं जो शरीर की जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको मेंटेन करते हैं और शरीर के अंदर अलग अलग फंक्शन को मेंटेन करते हैं। वो हार्मोन सिस्टम के अंदर पूरा वो टॉपिक जो आएगा उसी के अंदर हम इसको अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम हो चुके हैं और बस यह इतने ही हैं, इससे कोई और ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा अगर हम अंदर डीप में जाएंगे तो वो फिर पीएचडी हो गई, वो हमारे कोई काम की नहीं है। ये जनरल साइंस है। जनरल का मतलब हो गया सामान्य, केवल ऊपर ऊपर से सामान्य सी बातें हमको जाननी है, ज़्यादा डीप नॉलेज की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बस जो भी प्रश्न वगैरह आएंगे वो यहीं से आएंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है, राइबोसोम है वो किसकी सतह के ऊपर चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम का निर्माण कौन करता है। तो बस यही है, इससे ज़्यादा कोई वो डीप नॉलेज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। बस कोशिका के अंदर जो भी अलग अलग अंग हैं ये कहाँ पर होते हैं उनको देख लेना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाती है कि ये चीज़ यहाँ पे है और सब चीज़ें आसान हो जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा हो गया है। अब हम गोल्जी इकाई को देखते हैं। ये गोल्जी वो गोची नहीं है जो गणेश गायतोंडे ने पी थी, ये गोल्जी है और इसके भी अलग अलग नाम हैं। इंग्लिश के अंदर इसके 3-4 नाम हैं, जिसके अंदर पहला है गोल्जी बॉडी, फिर है गोल्जी एपरेटस, फिर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हिंदी के अंदर इसको गोल्जी इकाई और गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। इसके काम देख लेते हैं और इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं। ये गोल्जी इकाई को समझने के लिए हमारे पास ये कैटरिंग वालों का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कैटरिंग वाले इसके अंदर बड़े ही हेल्पफुल रहेंगे। यह इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले जो भी भोजन होता है वो एक जगह पर बनता है, तो वो एक लोकेशन हो गई, एक जगह हो गई जहाँ पे वो सब सामान बन रहा है। फिर कुछ लोग होते हैं वो इस सामान को उठाते हैं और किसी और दूसरी जगह उसको स्टोर करते हैं। एक जगह स्टोर कर दिया और फिर यही लोग जिस जगह पर उस सामान को स्टोर किया है उसको लेते हैं और जिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनके पास डिलीवर करते हैं। तो इस पूरे सीन के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़, कोई माल है वो किसी एक फिक्स जगह पर बन रहा है। दूसरी चीज़, कुछ लोग हैं जो उस माल को उठाकर किसी और दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। और तीसरी चीज़, जिस जगह पर इस माल को स्टोर किया गया है वहाँ से कुछ लोग उठाते हैं उस माल को और जिन जिन को ज़रूरत होती है उनको देते हैं। तो ये पूरा सीन हो गया है। इसी सीन को ध्यान में रखना है और जब यह सीन दिमाग में आ जाएगा तो गोल्जी बॉडी क्या है यह भी पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, यह गोल्जी बॉडी होता कहाँ पर है? तो यह रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह रफ है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है। फिर यह रहा माइटोकॉन्ड्रिया और जो सबसे लास्ट में जो है यह है गोल्जी बॉडी। यह दिखने में ऐसा नज़र आता है। इसी के ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे कि यह क्या है। यह गोल्जी इकाई की लोकेशन हमने देख ली कि सेल के अंदर यह किस जगह पर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। यह जो गोल्जी बॉडी है इसके कौन से पार्ट को क्या कहते हैं? तो सबसे जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं सिस फेस और यह जो इसके अंदर मोड बने हुए हैं इनको कहते हैं सिस्टर्न। और जो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं ट्रांसफेस। और ट्रांसफेस के बाद आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कोशिका
झिल्ली है। तो इसकी लोकेशन क्या है? बिल्कुल कोशिका झिल्ली के पास में। अब देखते हैं इसका काम क्या है। जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स नाम का एक अंग होता है, वो क्या करता है, उस प्रोटीन को पकड़ के खुद के अंदर समेट लेता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स का काम होता है प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। केंद्रक के अंदर केंद्रिया होता है, केंद्रिका। उस केंद्रिका ने राइबोसोम बनाया, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया और वो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह के ऊपर बैठे हैं और ऐसी सतह को रफ कहते हैं, इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के जरिए गोल्जी बॉडी के पास भेजेगा। तो असल में प्रोटीन बना राइबोसोम के अंदर, फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल उस प्रोटीन को पकड़ के गोल्जी बॉडी के पास लेके आए और गोल्जी बॉडी को दे दिया। गोल्जी बॉडी उस प्रोटीन को लेता है और उसको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब उसके अंदर कुछ एक बदलाव करता है। राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है वो डायरेक्टली कोशिका के लिए यूज़फुल नहीं होता है, मतलब वो कच्चा माल होता है, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत होती है, तो वो बदलाव करने का काम गोल्जी बॉडी करता है। तो यह खूब सारे बदलाव करता है, जैसे एडिशन ऑफ गैलेक्टोज, सीलिक एसिड, या फिर सल्फेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फेट टू प्रोटीन्स। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो यह सब जितने भी मॉडिफिकेशन हैं ये हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम्स में आएंगे नहीं। तो जब गोल्जी बॉडी ये सब मॉडिफिकेशन कर देता है तो मॉडिफिकेशन के बाद प्रोटीन गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस की तरफ जाता है। ध्यान रखने की बात है, जो प्रोटीन है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर स्टोर हुआ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से आया। कहाँ पे आया? सिस फेस के ऊपर। और जब यह सिस फेस के ऊपर आ गया तो यहाँ से यह ट्रांसफेस की तरफ आता है, नीचे वाले हिस्से की तरफ। और नीचे वाले हिस्से की तरफ जब यह आता है तो इसको वापस पैकेट बना के ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के अंदर फिट करके कोशिका से बाहर भेज दिया जाता है। फिर शरीर के अंदर जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी वहाँ पे उस प्रोटीन को भेज दिया जाता है। तो गोल्जी बॉडी का यही काम है कि जो प्रोटीन इसके पास आया उस प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा, उसके पैकेट बनाएगा और कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे प्रोटीन की सप्लाई कर देता है। सप्लाई करने वाले कौन हैं? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो चार चीज़ें हैं, प्रोटीन एक जगह बन रहा है राइबोसोम के अंदर, फिर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स लेके आ रहे हैं किसके पास? गोल्जी इकाई के पास। गोल्जी इकाई क्या कर रहा है? उसको मॉडिफाई कर रहा है ताकि कोशिका और शरीर उस प्रोटीन का उपयोग कर सकें, और फिर दोबारा ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स उसी प्रोटीन को लेकर कोशिका के अंदर जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग अंग हैं, उनको दे देता है। तो यह गोल्जी इकाई का काम यहाँ पे पूरा हो गया। आज हमने प्रोटीन देखा, केंद्रक देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ, यह दोनों देखें, और गोल्जी इकाई देखा। अब हमारे पास लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और कुछ एक दो चीज़ें और बची होगी, उनको हम अगले वाले एपिसोड के अंदर देख लेंगे। सेल के ऊपर अब केवल 3 एपिसोड और मैं बनाऊंगा। एक एपिसोड जिसके अंदर सेल के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है इसको सही से बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। दूसरा एपिसोड पूरा क्वेश्चंस का होगा, जिसके अंदर सेल वाले टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं या जो आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और तीसरा एपिसोड जो होगा वो इस सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग बचे हुए हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज हम यहीं पे इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं ये साइंस आपको समझाने के अंदर सफल हो रहा हूँ तो आप मेरे को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।